दो महिलाएं और दोनों महिला टीचर थी। अपने एक कमरे में रहा करती थी, किराए पर स्कूल में जाया करती थी। अब एक महिला उसमें से विधवा थी, एक महिला तलाकशुदा थी। दोनों जब एकांत में रात रहती तो शराब के चस्के लेने लगती। अब एक रात बारिश हो रही थी झमाझम, दोनों शराब पी रही थी, जाम पर जाम छलकाए जा रही थी और बार बार खिड़की से बाहर झांक कर देखती थी। अब खिड़की से बाहर झांक कर किस लिए देखती? इसलिए देखती थी कि शायद कोई वहाँ पर आने वाला था और बहुत बड़ा खेल यहाँ पर होने वाला था। थोड़ी देर के बाद उस बारिश की आवाज़ में, रिमझिम बरसती हुई बूंदों की आवाज़ में इनके दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आती है। खुश होकर खड़ी होती हैं और जाकर दरवाज़ा खोला जाता है। जैसे दरवाज़ा खोला जाता है तो उसके बाद दोस्तों एक नौजवान हट्टा कट्टा 24 साल का युवक अंधियारी रात में, जब बिजली कड़क रही थी, सब लोग सो चुके थे और झमाझम बारिश हो रही थी, तो वह रेन कोट पहन करके वहाँ पर पहुँचा था। और उसको देखते ही ये दोनों महिलाएं, एक विधवा और एक तलाकशुदा, दोनों ही टीचरें थी और दोनों खुश हो जाती हैं और उसका कॉलर पकड़ करके अंदर ले आती हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो खेल खेला जाता है, आप सुनकर भी आपका कलेजा बैठ जाएगा दोस्तों। ऐसा यहाँ पर उस रात हुआ था। एक इंसान की जान चली गई थी मज़े के चक्कर में। आखिर क्या हुआ था? कौन ये मैडम थी? क्या ये लड़का कौन था? क्यों आया था? क्या मामला था? पूरी कहानी जानेंगे और इन वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इन वीडियोस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने जीवन के अंदर। कई बार जब जीवन के किसी मोड़ पर जीवन साथी का साथ छूट जाता है या फिर तलाक हो जाता है तो कुछ औरतें समझती हैं अब हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन यही आज़ादी उनको किसी न किसी रूप में ले डूबती है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है हरियाणा के सिरसा के अंदर। एक गांव पड़ता है। उस गांव के अंदर रूबी देवी नाम की एक महिला, जिसका अपने पति से तलाक हो चुका है और पति से तलाक हो चुका है। इसका एक बेटा है नीलेश, जिसकी उम्र होती है 12 साल और वह बेटा नीलेश भी अपने पिता के साथ ही रहना मंजूर करता है। तो दोनों बाप बेटे अलग रहते हैं। रूबी देवी अलग रहती है क्योंकि रूबी देवी का चाल चलन ठीक नहीं था। उसके पति ने कई बार उसको समझाया भी था कि तू सीधे रास्ते चलने लग, ये ठीक नहीं है, तुम्हारा बेटा 12 साल का हो चुका है। लेकिन रूबी कहाँ मानने वाली थी जनाब। उसको तो चस्का चढ़ा हुआ था, एक अलग ही दुनिया में रहा करती थी। रूबी देवी जो कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अध्यापिका थी, प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाया करती थी। और उसी स्कूल के अंदर उसकी एक सहेली थी जिसका नाम होता है संतोष। वह उसी की हम उम्र थी और संतोष विधवा थी, उसके पति की मौत हो चुकी थी। तो दोनों ही महिलाएं इनके सीने में भट्टी धधका करती थी, आग धधका करती थी। अब इसी स्कूल का जो चपरासी होता है, जिसका नाम होता है परवीन, उम्र 24 साल होती है और अभी 1-1.5 साल पहले उसकी ज्वाइनिंग हुई है। नया नया लड़का है। स्कूल के प्रिंसिपल का नाम होता है महेंद्र। तो यह पूरा सेटअप मैंने यहाँ पर आपको बताया और दोनों औरतों के बारे में बताया किस तरह से यहाँ पर काम करती हैं। कई बार तो रूबी देवी जैसे अपने घर से आती है, स्कूटी पर आती है, तो वह जालीदार कपड़े, जैसे जालीदार सूट जिसमें से अंग प्रदर्शन हो सके, कुछ ऐसे कपड़े जिसमें से शरीर अंदर से दिख रहा हो, ऐसे कपड़े पहनकर स्कूल में आ जाया करती है। तो जो प्रिंसिपल होता है उसको एक दिन अपने पास बुलाता है और कहता है कि रूबी मैडम, ये सब ठीक नहीं है बच्चों के सामने। और बच्चों के सामने क्या इफेक्ट पड़ेगा? बच्चों को आखिर क्या दिखाना चाहती हो तुम? खूब इसको थोड़ा डांटता है और कहता है कि आगे से अच्छे कपड़े पहन कर आना। लेकिन ये गवर्नमेंट टीचर थी और इस पर कोई फर्क पड़ने वाला था ही नहीं। ये अभी भी नहीं मानती है कोई प्रिंसिपल जाए भाड़ में, अभी भी अपने हिसाब से चलती है। क्योंकि अगर ये बातें मानती तो अपने पति की बातें मान लेती। पति से तलाक ही क्यों होता अगर इतनी बातें मानने वाली है औरत होती तो ये अपने पैरों पर बनी रहती है। कोई भी फर्क इसके अंदर नहीं आता है। इसी तरह से दोस्तों अब यहाँ पर धीरे धीरे कुछ समय गुजर रहा होता है। तो जो चपरासी होता है वह इसको बहुत सुंदर लगता है, नवयौवन से भरपूर था, नया लड़का था, उससे बातचीत करती, उस पर कई बार गिलास में पानी मंगाती, जब किसी कमरे में अकेली बैठी रहा करती, हंस हंस कर बातचीत किया करती। अरे और कहा करती, अरे प्रवीण तू तो बड़ा सुंदर है यार, तेरी पत्नी कितनी मतलब तुझको कितना प्यार करती होगी। तो प्रवीण कहता मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है मैडम।
मैडम, इस तरह की यहाँ पर बातचीत होने लगती हैं। और कई बार ये भी टॉन्ट कस दिया करती कि हमें क्या लेना, हमारा कौन सा यहाँ पर ख्याल रखने वाला है। इस तरह की मीठी मीठी बातें उस चपरासी के सामने करने लगती है। और फिर एक दिन ऐसा होता है जब दोनों आपस में एक दूसरे का फ़ोन नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं, एक दूसरे को दे देते हैं। और उसके बाद ये घर पर भी बातचीत करने लगते हैं। रंगीन मिजाज की बातें होया करती, और जो चपरासी था वह भी इसके चक्कर में फंस गया था। रूबी मैडम को तो चस्का ही था इन बातों का, वह मजे ले रही थी। अब आती है 15 अगस्त 2025 की वो तारीख जब स्कूल के अंदर एक फंक्शन था। 15 अगस्त का जो प्रोग्राम होता है तो उसमें फंक्शन होता है, वहाँ पर बच्चे भी और टीचर भी सबके सब स्टेज पर भाषण देते हैं। बड़ा प्रोग्राम था, बच्चे खूब वहाँ पर एंजॉय करते हैं। और उसके बाद भाषण वगैरह जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद चपरासी प्रवीण को भेजा जाता है कि जाओ भाई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह गाँव की किसी दुकान से लेकर आ जाओ, और कुछ मिठाई और कुछ समोसे वगैरह लेकर आओ, अध्यापकों के लिए कोई पार्टी करनी है। प्रवीण जाता है गाँव में, ये सारी चीज़ें लेकर आ जाता है। आकर के एक कमरे के अंदर पूरा सजा दिया जाता है। सारे अध्यापक वहाँ पर लाइन से बैठ जाते हैं गोल चक्कर बनाकर। वहाँ पर प्रवीण सबको परोस रहा होता है। अब जो ये मैडम होती है ना, रूबी देवी, यह लगातार प्रवीण को देख रही होती है और वहाँ पर खाना खा रही होती है, जो भी समोसे वगैरह जो भी कुछ वहाँ पर थे, और लगातार देखे जा रही थी। और फिर यह हाथ धोने के लिए बाहर जाती है और चपरासी से कहती है प्रवीण पानी लेकर आना। तो प्रवीण गिलास में पानी लेकर बाहर की तरफ निकलता है। बाकी टीचर कमरे के अंदर अभी खाना खा रहे थे। तो जैसे ही प्रवीण इसका हाथ धुलाता है तो चुपके से कह देती है कि आज तुम छुट्टी के बाद जाना मत, आज मैं भी रुकूंगी यहीं पर और आज कुछ देखेंगे, कुछ करते हैं। अब यह बात सुनकर प्रवीण तो खुश हो जाता है, क्योंकि वह तो वैसे भी स्टाफ के सबसे पीछे जाया करता था स्कूल के सारे खिड़की दरवाजे लगाने के बाद। और वह कहता है ठीक है मैडम, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और उसके बाद दोस्तों छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने के बाद सारे टीचर्स अपने अपने घर निकल जाते हैं, लेकिन यह मैडम अभी अपने कमरे में बैठी हुई थी। इधर जो प्रवीण चपरासी था वह स्कूल के दरवाजे खिड़की वगैरह इनको लगा रहा था, स्कूल में जो भी कुछ काम रह जाता पीछे की तरफ। और फिर दोस्तों जब स्कूल में कोई नहीं था तो रूबी हंसते हुए प्रवीण को अपनी तरफ बुलाती है, और प्रवीण भी फिल्मों के एक्टर की तरह दौड़ता हुआ जाता है। रूबी मैडम वो कहती है प्रवीण, और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार जताने लगते हैं। उस कमरे में वो कर्मकांड हो रहा था जो एक स्कूल के अंदर शोभा नहीं देता है। स्कूल एक विद्या का मंदिर होता है, लेकिन स्कूल के अंदर अगर ऐसे कुकृत्य होने लगें तो फिर वो स्कूल क्या रहेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनका काम चल रहा होता कमरे के अंदर, लेकिन उधर एक नया ट्विस्ट आ जाता है। जो स्कूल का प्रिंसिपल था उसका मोबाइल उसके ऑफिस में रह गया था, और वह वापस आता है। स्कूल का प्रिंसिपल वहीं गांव के पास का ही था, तो वो अपने स्कूटर से आया करता था। वापस आता है, आकर के चुपके से स्कूटर, बिजली की जो स्कूटी होती है वो बंद करके और अपने कमरे में जाता है। अभी तक ऑफिस खुला हुआ था, चपरासी ने बंद नहीं किया था, तो वह कहता चलो अच्छा हुआ, वरना खुलवाना पड़ता। तो अपना फ़ोन लेकर के जेब में और वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल वहाँ से निकलने लगता है तो उस दूसरे कमरे में से उस चपरासी को और रूबी मैडम को ये आभास नहीं था कि प्रिंसिपल इस स्कूल में आ चुका है। वह तो यह समझ रहे थे कि यहाँ पर कोई नहीं है, और फिर बाहों में बाहें डालते हुए काम पूरा ख़त्म करके और एक दूसरे के गले गलबैयाँ पड़ते हुए एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हुए कमरे में से बाहर निकलते हैं। प्रिंसिपल उनको देख लेता है और प्रिंसिपल सारी बात समझ जाता है कि मामला गड़बड़ चल रहा है। और उसके बाद प्रिंसिपल इन दोनों के पास आकर इनको डांटता है कि तुम्हें शर्म चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए आती हो, तुम किस बात की अध्यापिका हो। चलो ये तो चपरासी है, इसको तूने बहला फुसला लिया, लेकिन तुम बताओ तुम किस बात की चपरासी, किस बात की तुम अध्यापिका हो। खूब डांटता है, फटकारता है प्रिंसिपल, और कहता है कि आज मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, आज मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मेरे स्कूल में ऐसा कुछ मैंने देख लिया या सुन लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारी बदनामी होगी। मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि स्कूल की बदनामी हो जाएगी, और इस मैटर को यहीं पर दबा देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चेतावनी देकर वह प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है, और उसके बाद यह लोग भी अपने घर चले जाते हैं। दूसरा दिन होता है, दोनों बात नहीं करते। तीसरा दिन होता है, दोनों की बातचीत बंद। और जो ये लड़का होता है चपरासी प्रवीण, ये सोचता है कि रूबी मैडम ने तो बस मरवा दिया होता, बड़ी मुश्किल से जान सी बच पाई है। 4-5 दिन तक प्रवीण इस मैडम से बात ही नहीं करता है, और 4-5 दिन गुजरने के बाद अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर दोनों अलग अलग रह रहे थे और दोनों अलग अलग मतलब अपनी अपनी बातें भी नहीं शेयर कर पा रहे थे, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर मामला सिस्टम थोड़ा सा इनका ख़राब हो रहा था। वार्निंग के 5 दिन बीत जाते हैं, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक संतोष देवी नाम की विधवा महिला रहा करती है।
संतोष देवी जो विधवा रहा करती है उससे जो रूबी है ये बात करने वाली थी, कुछ बात करना चाहती है, क्योंकि दोस्तों रूबी पीछे हटने वाली नहीं थी। परवीन चपरासी तो पीछे हट गया था, रूबी पीछे हटने वाली नहीं थी। अगर इतनी हल्की होती, इतनी समझदार होती तो अपना घर नहीं बिगाड़ती। वह पीछे कहाँ हटने वाली थी साहब, वह तो अभी भी लगी हुई थी कोई जुगाड़ निकालने में। इसी की स्कूल में एक विधवा टीचर होती है जिसका नाम संतोष देवी होता है। वह अकेले रहा करती है अपने कमरे में। उससे कहती है रूबी कि यार मुझे कोई ऐसा कोई कमरा दिला दो जो मुझे ज़्यादा घर से नहीं आना पड़े, यहीं की यहीं आ जाया करूँ स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए। तो जो संतोष होती है विधवा, वह कहती है अरे मेरा कमरा पड़ा है, दोनों बहनें रह लिया करेंगी, आराम से खाना बन जाया करेगा, ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी। तो रूबी मान जाती है और उसके बाद रूबी शिफ्ट हो जाती है अपनी स्कूल की सहेली संतोष देवी जो विधवा थी उसके साथ। अब दोनों औरतें ऐसी हैं कि एक तो विधवा है, एक तलाकशुदा है, तो दोनों ही औरतें अपने पतियों के बिना हैं। तो अब तो आपको पता है यहाँ पर क्या बवंडर होने वाला है। दोनों एक साथ रहने लगती हैं। इधर ये आपस में पता नहीं कौन सी बात करती हैं और आपस में बातचीत होने के बाद अब क्या होता है, ये शाम का समय होता है। एक दिन रूबी और संतोष जो होती हैं, ये विधवा जो महिला होती हैं, स्कूल के अंदर थी और चुपके से जो रूबी होती है अब प्रवीण को अपने पास बुलाती है और उसकी हथेली पर 5,000 रुपये रख देती है और उससे कहती है कि शाम को तुम मेरे कमरे पर आ जाना, बहुत ज़रूरी बात है। अब संतोष जो ये लड़का होता प्रवीण, ये समझ जाता है और उसके बाद वह खुश हो जाता है और उसको चस्का चढ़ जाता है कि यार 5,000 रुपये भी मिल रहे हैं और शारीरिक सुख भी मिलेगा, क्योंकि समझ जाता है ऐसी बातें कोई इतनी बड़ी तो होती नहीं है। उसके बाद शाम होती है। शाम को दोनों सहेलियां, रूबी देवी जो कि तलाकशुदा और उसकी दूसरी सहेली संतोष जो कि विधवा, दोनों ही नवयौवन से भरपूर, उम्र 30-30, 32-32 साल, और उस कमरे के अंदर अकेली रहा करती और न जाने कौन कौन सी प्लानिंग चला करती। लड़के को निमंत्रण दे ही चुकी हैं, रात को आने को बोला था। रात को बारिश होने लगती है और बारिश में झमाझम जब बूंदें पड़ने की आवाज़ें बाहर से आ रही थी तो इनके तन बदन में सिसकारियाँ सी दौड़ने लगती हैं। इनका और जो रंग रूप यौवन और ज़्यादा निखार आ जाता है और फिर यह इंतजार करने लगती है प्रवीण का। और थोड़ी देर में प्रवीण रेनकोट पहने हुए वहाँ पर पहुँचता है। दरवाज़ा खटखटाता है तो इनके जो ये महिलाएं थी, इनके कहते हैं मतलब अंतर मन में गुलाब खिल जाते हैं। दरवाज़ा खोलती हैं और उस लड़के को लिपट जाती हैं। रात का समय था, 8-9 बजे का, सब लोग सो गए थे। गलियां सुनसान थी, ठंडी हवाएं थी, बूंद इतनी ज़ोर से पड़ रही थी कि एक दूसरा आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी तेज़ बारिश थी। तो कौन किसी के ऊपर किसी को क्या आवाज़ सुनेगी इधर उधर कमरों में भी। तो दोस्तों उसको अंदर ले जाती हैं, उसके भीगे हुए कपड़े निकाल कर सुखा देती हैं और फिर यहाँ पर वह कहती हैं कि देखो हम शराब पी रही, तुम भी शराब पी लो। वहाँ पर छोटी सी चिमनी जलाई हुई थी जिसमें से गरम गरम ताप रहे थे, ये आग जल रही थी। उसके बाद ये लड़का इनके साथ शराब पीने लगता है, शराब के नशे में चूर हो जाता है और फिर यहाँ पर वही प्रोग्राम चालू होता है जिसके लिए इस लड़के को बुलाया था। तीनों एक साथ वो कृत्य करने लगते हैं जो शोभा नहीं देता था इनको। कुछ देर के बाद अब ऐसा लगता है इन दोनों महिलाओं को कि प्रवीण थोड़ा पीछे हट रहा है, यानी कि इससे अब बात बन नहीं पा रही है और इन्होंने पहले ही तैयारी करके रखी थी। उसके बाद रूबी देवी जो होती है मैडम, वो अंदर जाती है और एक गिलास के दूध में ओवरडोज शक्तिवर्धक गोलियां घोल कर ले आती है और उस लड़के को पिला देती है। लड़का उनको पी जाता है, उसको क्या पता था इससे कुछ हो भी जाएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पर जब प्रोग्राम चालू होता है तो अब जो लड़का होता है उसकी सांसें फूलने लगती हैं और वह खूब रुक भी जाता है, लेकिन फिर भी उसकी सांसें फूलना बंद नहीं हो रही थी। इतनी सांसें फूलती हैं कि उसका दिल फट जाता है, कलेजा फट जाता है ओवरडोज की वजह से और वहीं पर इन मौके पर उसकी मौत हो जाती है। तो इन दोनों महिलाओं का नशा उतर जाता है। अपने कपड़े पहनती हैं, फटाफट उसको कपड़े पहनाती है लाश को और यह भी कहती हैं अब क्या होगा। अब ये दोनों बैठी रहती है माथे पर हाथ रख करके, ये तो एक ही राउंड में फुस हो गया, इससे तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं, पहले तो आउट हो गया, मर गया, ऊपर से मर भी गया, अब बताओ क्या करें। दोनों प्लानिंग करती हैं कि इसको स्कूल में डाल आते हैं और फिर ये होगा कि भाई स्कूल के अंदर ही रह गया होगा, यहीं पर इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा। ये प्लानिंग करती हैं, स्कूटी पर रख करके थोड़ा इंतज़ार करती हैं और जैसी बारिश थोड़ी हल्की होती है तो स्कूटी पर रख करके वहीं पर पास में स्कूल में लाश को डालने के लिए चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों उस रात स्कूल का जो चौकीदार था
रात को भी वहाँ पर एक चौकीदार रहा करता था। वह इन दोनों मैडमों को लाश गिराते हुए देख लेता है, इनके चेहरे पर डायरेक्ट लाइट टॉर्च लगा देता है और पहचान लेता है कि ये तो मैडम है, ये क्या डाल कर जा रही हैं। आवाज़ लगाता है, मैडम क्या हुआ, क्या काम था। भाग करके जाता है, जाकर देखता है तो इतनी तो वह मैडम लाश को वहीं पर डाल करके वहाँ से जा चुकी थी। चौकीदार देखता अरे तो प्रवीण है, चपरासी स्कूल का। अब वह पूरा हल्ला मचा देता है, इधर उधर से लोगों को बुला लेता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, लाश को लेती है और उसके बाद यह आदमी जो स्कूल में चौकीदार था पुलिस को सारी बात बता देता है कि रूबी मैडम और संतोष मैडम जो विधवा है वो इस लाश को यहाँ पर डाल कर गई थी। तो इन दोनों को पकड़ा जाता है। उधर लाश का पोस्टमार्टम जब करवाया जाता है तो शक्तिवर्धक गोलियों की और साथ में नशे की ओवरडोज की वजह से उसको हृदयघात हुआ था, यानी कि हार्ट अटैक आया था, उसकी वजह से उसकी मौत हुई। उसके बाद इन महिलाओं से पूछा जाता है तो ये यही बताती हैं, देखो जी हम तो एंजॉयमेंट कर रहे थे और शक्तिवर्धक की ओवरडोज उसने खा ली, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई और हमने ही घोल कर दिया था, हमें लगा कि संतुष्टि तभी हो पाएगी। इन दोनों को पकड़ा जाता है, दोनों को जेल में डाला जाता है। संतोष की और जो क्या नाम उसका प्रवीण चपरासी की मौत हो जाती है। इस तरह से वासना के खेल में अच्छों की जान निकल जाती है। बहुत बुरा खेल होता है ये वासना का जो खेल होता है दोस्तों, इससे दूर रहें और इससे बचकर रहें, क्योंकि इन चीज़ों के चक्कर में पड़ने के बाद इंसान कहीं का नहीं रहता है। अच्छे हार गए इस खेल में, आधे पागल खाने गए, आधे गए जेल में, ये कहावत है छोटी सी देहाती भाषा में। तो यह वासना का ये खेल होता है। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है दोस्तों राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद हमारे साथ हैं श्यामलाल चौधरी नौकवी करने राजस्थान से हैं। खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बोलाई दास हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं और भाई साहब बहुत ही सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से हैं पर फिलहाल ये बेंगलुरु में रहा करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं कालीचरण उड़ीसा से हैं लेकिन फिलहाल ये है गोवा में रहते हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली कमेंट करते हैं दिल्ली से और रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पुरानिया बिहार से कमेंट करते हैं। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं और दयाशंकर जी की पत्नी है सुमन नाम है शायद उनका, वो भी लगातार बहन कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका मैं। उसके बाद नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से। वनराज नामदेव कोई लगातार कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, बिल्कुल आपने सही बात बोली है भैया जी, और दम हो तो ही शादी करें क्योंकि सब खिलाड़ी नहीं होते हैं। उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, सुदेश भाई कुछ औरतों ने तो हद पार कर रखी है। और समाधान पाटिल जलगांव महाराज जी बिल्कुल जी, और ये समाज है, समाज में भांति भांति के लोग रहते हैं समाधान भाई। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से, सुदेश भाई हॉरर शो लेकर आइए, भूल गए क्या। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी गाँव जिला से, तो अमित भाई मैं लाऊंगा ज़रूर, कल लेकर आऊँगा। आज भी लेकर आता लेकिन थोड़ा सा उस टाइम वो निकाल नहीं पाया था, कहानियाँ जो आप लोग भेजते हैं ईमेल पर पढ़ नहीं पाया था। कल लेकर आऊँगा पक्का, और ये मेरा वादा है आपसे। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो आप। बिल्कुल बहुत अच्छी कहानी सुनाते, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुजीत भाई। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर अभी एक घटना हुई है बिहार अररिया ज़िले में, एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है, गला काट को। वो रेहड़ी के ऊपर हुआ था मोहम्मद जहांगीर भाई, और उसमें क्या था, वो रेहड़ी को इधर से उधर हटाने के ऊपर झगड़ा हुआ था और यहाँ पर इतना बुरा हाल होता है, जिसने एक आदमी की हत्या कर दी थी बीच चौराहे पर, फिर पब्लिक ने उसकी हत्या कर दी। ये वीडियो मैंने देखा है और इसमें मामला यही है कि छोटा सा झगड़ा था, इसमें कहानी कैसे बनाऊँ, बहुत बड़ी चीज़ें चाहिए ना उसमें, तो पूरी प्लानिंग के तहत जो काम होता है उस पर कहानी अच्छी बनती है। इसमें तो 2 ही शब्द का मामला था, रेहड़ी को इधर से उधर हटाने की बात थी, उस पर झगड़ा हुआ तो उसने रेहड़ी वाले को मार डाला और फिर लोगों ने उस आदमी को मार डाला। तो इस तरह से 2 हत्याएं हुई हैं यहाँ पर। और उसके बाद हमारे साथ बाबा राजेश सिंह कमेंट करते हैं आईडी से, और राजेश सिंह बिहार मोतिहारी ढाका कुंडवा चैनपुर से, सुदेश जी आपका वीडियो बहुत अच्छा रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुरली कुमार कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ सलाउद्दीन खान कमेंट करते हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है जी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, बिल्कुल जी। गणेश सोनी कमेंट करते हैं, सुपर स्टोरी। अनिल कोबन कमेंट करते हैं, अनिल कोबन MH यानी कि महाराष्ट्र 13 से कमेंट करते हैं। अमित पटेल कहते हैं, सुदेश भाई एक वीडियो में
2 बार कमेंट किया हूं, दोनों का जवाब दीजिए। एक नया कांड हुआ है, सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। एक बंदे ने एक बंदे को चाकू से मार दिया है, उसके बारे में वीडियो लेकर आइए। अमित पटेल, बिहार में बेलवा मोतिहारी जिला से। अमित भाई, मैं अभी कह रहा था आपसे कि वो छोटी सी कहानी है, बताइए। आप चाहो तो मैं शॉर्ट वीडियो में लेकर आ सकता हूँ, शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। चलो ये बात सही है, बहुत छोटा मैटर है। उसमें लड़ाई हुई थी उन दोनों की, और एक ने दूसरे को मार दिया और फिर पब्लिक ने उसको मार दिया, कातिल को। तो अब इसमें कहानी कैसे बनाएं, थोड़ा मैटर तो होना चाहिए ना, कहानी के लिए बहुत मैटर चाहिए होता है। पर मैं शॉर्ट वीडियो में इसको बता दूंगा। कल थोड़ा इसके बारे में जानकारी निकालूंगा, कहाँ के वो लोग थे, कैसे कैसे उनकी लड़ाई हुई थी, पूरी कहानी बता दूंगा शॉर्ट वीडियो में। उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं। उसके बाद सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। राम गोसाई भाई लगातार कमेंट करते हैं। नई आईडी राम गोसाई भाई ने बनाई है, और लिखकर भी बताया कि ये मेरी नई आईडी है, तो नई आईडी को मैं देख लिया है मैंने, राम गोसाई भाई। और उसके बाद हमारे साथ है राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडा बांध राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी भाई लगातार कमेंट करते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। जय हिंद, जय भारत।